नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी कीट का समेकित नियंत्रण। पपीते की उन्नत किस्में और नर्सरी तैयारी। प्रदेश के बहुत से किसान भाई गर्मी के मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियों में लौकी, कद्दू, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज की खेती करके अच्छा उत्पादन लेते हैं, परंतु अधिक नमी तथा गर्मी के कारण फसल पर कुछ कीट और रोगों का प्रकोप अधिक होता है, जिसमें एक मुख्य कीट है फल मक्खी। यह फलों को शुरुआती अवस्था से लेकर पूर्ण तैयार होने तक नुकसान पहुंचाती है। इसका समय पर प्रबंधन न होने की दशा में किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में समय रहते किसान कैसे कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी कीट का नियंत्रण करें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोंता के डॉक्टर सुनील कुमार। अभी जो मौसम चल रहा है किसानों के खेत में तरबूज और मस्कमेलन, वाटरमेलन जो है ये काफ़ी है। तो इसमें हम पौधों में देखते हैं फलों में जो मुख्य समस्याएं कि फल मक्खी की समस्याएं आती है। तो इससे क्या होता है, फ्रूट की बेसाइज जो होता है डिफॉर्म कर जाते हैं इसके, और वो अच्छी शेप में नहीं लेते हैं और उसका अच्छा जो उसके टेस्ट आने चाहिए, कलर आना चाहिए, वो नहीं आता है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में जैसे लौकी, कद्दू, खीरा, करेला, तरबूज, खरबूज आदि की फसलों को फल मक्खी कीट काफी नुकसान पहुंचाती है। इस कीट के प्रकोप से इन सब्जियों के फलों पर धब्बे दिखाई देते हैं। फल बाहर से देखने पर ठीक लगते हैं, किंतु अंदर से फलों के गुद्दे में छोटे छोटे लार्वा मैगेट दिखाई देते हैं। अधिक प्रकोप होने पर फल सड़कर बेल से असमय गिर जाते हैं। एक वयस्क फल मक्खी 40 फलों को प्रभावित कर सकती है। फल मक्खी कीट की पहचान। वयस्क फल मक्खी लाल भूरे रंग की, पंख पारदर्शी एवं चमकदार, जिन पर पीले भूरे सुनहरे रंग की धारियां होती है। फल मक्खी का आकार घरेलू मक्खी से कुछ बड़ा होता है। तो हम किसान भाइयों को सजेशन ये करेंगे कि आप प्रारंभिक से जब फल फूल बनने चालू होते हैं तो उस समय में फल मक्खी की जो समस्याएं होती है उसको हम 2-3 तरह से हम कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने फल मक्खी कीट की पहचान के बारे में जाना। इसके प्रभावी नियंत्रण हेतु कीट की चारों अवस्थाओं अंडा, मैगेट, प्यूपा एवं वयस्क मक्खी को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, जो इस प्रकार से है। इस कीट के प्रकोप के प्रभाव को कम करने के लिए समस्त गिरे हुए तथा मक्खी के प्रकोप से ग्रस्त फलों को इकट्ठा कर गड्ढे में दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। बेलों के आसपास घास इत्यादि है तो उसे अच्छे तरह से साफ करें। इसके बाद बेलों के जड़ वाले स्थान के आसपास निराई गुड़ाई करें, जिससे यदि फल मक्खी या अन्य कीड़ों के अंडे और प्यूपा होंगे तो वे गहरे गुड़ाई में मर जाएंगे। फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाना चाहिए, जिससे फल मक्खियां, विशेष रूप से नर कीट, इसकी ओर आकर्षित होकर इसमें फंस जाते हैं। नर कीटों की संख्या कम होने से इनकी वृद्धि नहीं हो पाती। मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप भी फल मक्खी कीट को नियंत्रण करने का एक प्रभावशाली तरीका है। एक होता है कि हम फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, जिसमें कि नर फल मक्खी जो होता है उसमें आकर्षित होता है और उसमें वो कीटों में प्रजनन नहीं होता है, फीमेल मक्खियों के साथ वो पॉपुलेशन नहीं करता है और उसका नेक्स्ट जनरेशन का बर्बाद नहीं होता है। तो हम इससे क्या करते हैं कि उसके जनरेशन को रोकते हैं बर्बाद करने में। तो एक मैकेनिकल होता है। दूसरा होता है कि अगर हम ये फल मक्खियाँ हमारे फलों पे बैठे नहीं, फलों को रस चूसे नहीं, तो हम नीम तेल का छिड़काव करते हैं। नीम का तेल 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप 7 दिन 10 दिन के फसल अंतराल पे अगर छिड़कते रहते हैं तो इससे आपके फलों पे फल मक्खी नहीं बैठेगी। और इस नीम तेल का खासियत ये होता है कि इससे रस चूसक कीट जो होते हैं, मच्छर माऊ जो होते हैं या मकड़े जो होते हैं, वो ज़्यादा बैठते नहीं हैं और वो भी मर जाते हैं, उसके अंडे भी मर जाते हैं। और इस नीम के तेल से जो बेनिफिशियल मित्र कीट होते हैं उसके भी बढ़वार होते हैं। तीसरा जो होता है वो हम रासायनिक दवाइयों का उपयोग करते हैं जब फल छोटे छोटे आकार को, जो हमें अभी करीब 15 से 20 दिन का समय हो, तब उस समय हमें रासायनिक दवाएं कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए, जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट आता है,
सिस्टोथ्रोन आता है और या इमिडाक्लोपिड आता है। इससे हम आधा ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें तो हम जो है फल मक्खी की समस्याएं को हम प्रबंधन कर सकते हैं। और जब हम फल मक्खी का प्रबंधन करेंगे तो इससे हमारा अच्छा से अच्छा फल बनेगा और उसकी क्वालिटी आएगी, शेप आएगा, साइज आएगा और मार्केट में भाव आपको अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से हम फल मक्खी का प्रारंभिक अवस्था से लेकर के अंत तक हम इसका प्रबंधन करके अधिक लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। पपीते के बाग हमारे राज्य में आमतौर पर देखे जा सकते हैं। जैसा कि अभी इसकी नर्सरी तैयारी का उपयुक्त समय चल रहा है, तो जो किसान पपीते के नए बाग लगाना चाहते हैं वह इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए पपीते की कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें और नर्सरी तैयार करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार धाकड़। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पपीता आजकल बाज़ारों में और आसपास के इलाकों में हाट में बहुत अधिक मात्रा में बिकना शुरू हुआ है। इसके साथ साथ किसानों का रुझान भी इस ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसके दाम जो है मार्केट में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। पपीता वाकई इस कुदरत की अनोखी देन है। पपीता कई औषधियों गुणों से भरपूर होता है, साथ ही सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। पपीते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत कम समय में फल दे देता है। इसकी उन्नतशील प्रजातियां जैसे कि पूसा डेलिसस, पूसा मैजिस्ट्री, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा या म्यूटेंट डुफार्व, CO1, CO2, CO3, CO4, कुर्ग हनी, रेड लेडी 786, वाशिंगटन, कोयम्बटूर, कुंघरनी ड्यू, पूसा डेलिसियस इत्यादि उन्नतशील प्रजातियां हैं। जैसा कि देखा गया है कि पपीता को लगाने के लिए उसका बीज का हम उपयोग करते हैं। जो किस्म का, चाहे वो लोकल हो या हाइब्रिड हो, जो बीज है वो आपका उसी साल का बीज होना चाहिए। पुराना बीज का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपका अंकुरण बिल्कुल नहीं होगा। तो किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जहाँ तक हो सके वो एक स्वस्थ बीज का और एक ताज़ा बीज का इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो अंकुरण है वो बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। इसी के साथ में वो बीज को आप लगाने से पहले एक दिन के लिए पानी में भिगो के रात भर रख देंगे तो उसका अंकुरण बहुत ही अच्छी तरह से हो पाएगा। पपीते स्वास्थ्य नर्सरी तैयार करने के लिए बुवाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें, क्योंकि शुरुआती अवस्था इसके पौधों पर कई रोगों का प्रकोप होने लगता है। इससे बचने के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। फिर पॉलीथीन बैग, प्रोटे या नर्सरी में बीजों की बुवाई करें। अगर आप नर्सरी में इसकी बुवाई कर रहे हैं तो बीजों की लाइन में बुवाई करें, इससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। इस प्रकार आप रात को बीज को भिगोएंगे और उसके बाद आप उसको सुबह या तो आप पॉलीथीन में लगा सकते हैं, या आजकल जो आप देख रहे हैं पोर्ट्रे, पपीता का पोर्ट्रे मार्केट में आना शुरू हो गया है, उसमें भी आप बीज को लगा सकते हैं। पोर्ट्रे में लगाने का फ़ायदा ये होगा कि उसको आपको कम मेहनत में आसानी से भर पाएंगे, जो भी मिट्टी और खाद उसके अंदर डालना है, और उसको आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। उसी के साथ ये कम जगह भी घेरता है और इससे आसानी से इसके अंदर पौधे उगाए जा सकते हैं। तो पोर्ट्रे या पॉलीथीन में आप किसी का भी चयन कर सकते हैं। उसमें लगाने के लिए आपको जो उसमें मीडिया, मिट्टी का जो इस्तेमाल करना है, उसमें आपको क्या क्या इस्तेमाल करना होगा उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी लीजिए। उसके अंदर आपको मिट्टी, केचुआ या गोबर की खाद और कोकोपीट, तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर पोर्ट्रे या आपको पॉलीथीन में भर लेना है। भरने के बाद उसमें आपको बीज उसके अंदर लगाना है। बीज अधिक गहराई में ना लगाएं, उसको आप 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में ही बीज को लगाना चाहिए। अगर आप लोकल पपीता का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखें, आप प्रत्येक पॉलीथीन या प्रत्येक पोर्ट्रे के एक छिद्र में लगभग 2 से 3 बीजा डालें, क्योंकि उसमें नर और मादा अलग अलग निकलते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक पॉलीथीन में आप 3 से 4 बीजा लगाएंगे, उसको एक गड्ढे में लगाएंगे तो उसमें से आपको एक मादा पौधा निकलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए कम से कम लोकल पपीता का अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो उसमें आप प्रति पॉलीथीन या प्रति पोर्ट्रे का एक जो छिद्र है उसके अंदर लगभग
2 या 3 या 4 तक बीज आप डाल सकते हैं, ताकि आपको ट्रांसप्लांट करने के बाद में आपके ज़्यादा से ज़्यादा मादा पौधे आपको मिल सकें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र की पौध तैयार करने के लिए लगभग 100 वर्ग मीटर का स्थान का चुनाव करें। उसके बाद 5 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारियों को बना लेना चाहिए और क्यारियों की ऊंचाई जमीन से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इन क्यारियों में बीज बोने से पहले क्यारियों से कंकड़, पत्थर, खरपतवार आदि अशुद्धियों को हटा देना चाहिए। क्यारियों को 25% फॉर्मेल्डिहाइड से उपचारित करना चाहिए। इसके बाद अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, रेत तथा मिट्टी को बराबर मात्रा में मिलाकर मिश्रण तैयार कर अच्छी तरह मिट्टी में मिलाने के बाद क्यारियों को बनाना चाहिए। तैयार क्यारियों में बीज को 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। लगाने के बाद आप निरंतर रूप से उसका सिंचाई करते रहिए। जहाँ तक देखा गया है, पपीता का अंकुरण लगभग 15 से 20 दिन के अंदर हो जाता है और उसके बाद जब उसमें 4 पत्तियाँ की स्टेज हो जाती है, 4 पत्ती जब बड़ी हो जाती है, उस अवस्था में उसको हम फील्ड में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कई बार देखा गया कि किसान भाई बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी पौधे को पिला देते हैं नर्सरी के अंदर और उसका पौधा पीला होकर सड़ जाता है। तो बहुत अधिक पानी और बहुत कम पानी दोनों ही अवस्था पपीता के लिए नुकसानदायक है। इसलिए एक निश्चित मात्रा में और एक फव्वारे के द्वारा उसको पानी पिलाएं, ताकि पौधे को कोई नुकसान भी ना हो। और इसके बाद में अगर आपको कोई लक्षण दिखते हैं, आपको कोई बीमारी लगती है, तो उसका उसी समय उसका निदान कीजिए या उस पोर्ट्रे को वहाँ से हटा दीजिए, ताकि वो इन्फेक्शन बाकी पौधों में ना पहुँचे। और इसी के साथ में आपको जो छोटी मोटी सावधानी रखनी है, टाइम से आपको उसका खरपतवार निकालना है, निरंतर पानी देना है और हो सके तो बीच में एक स्प्रे फंजीसाइड का आप 22 दिन का कर देंगे तो कोई भी आपका फंगस बीमारी उसमें नहीं आ पाएगा। इस प्रकार आप खुद का पपीता का नर्सरी का एक व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। आप अपना पौधा बेच भी सकते हैं और अपने फील्ड में लगा भी सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आज देश के बहुत से भागों में पानी की गंभीर समस्या देखने में आ रही है। इसलिए कृषि विशेषज्ञों व वैज्ञानिकों ने पानी बचाने के लिए नए नए तरीके खोज निकाले हैं, जैसे गांव का पानी गांव में, घर का पानी भूमि जल में और खेत का पानी खेत में करके किसान भाई कम पानी में अधिक क्षेत्रफल में फसलों व बागों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करके अधिक पैदावार ले सकते हैं। परंतु किसान अपने स्तर पर इसे कैसे करें, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी से। हम आप सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है। इस शरीर का 70% हिस्सा जल है और इस धरा का भी 70% हिस्सा जल है। इसलिए प्रकृति से जो जल मिल रहा है हमें उसे सहेजना चाहिए। किसान भाइयों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की अर्थव्यवस्था भी इसी पर टिकी है। किंतु ये भी एक यथार्थ सत्य है कि कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है और ऐसा कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि आज भले ही देश विकास की ओर अग्रसर है, परंतु आज भी देश की कृषि वर्षा पर आधारित है तथा देश में आज भी सिंचित क्षेत्र काफी कम है। अतः कृषि क्षेत्र के विकास एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु ये आवश्यक हो जाता है कि हमारे देश में जितनी भी वर्षा होती है तो उसके जल को संग्रहण कर रखा जाए और इसके लिए ये आवश्यकता है कि कृषक अपने स्तर पर ही जल संग्रहण की विधियों को अपनाए। प्राचीन काल में कुएं, बावली, तालाब, सरोवर यह सब जल संग्रह के केंद्र थे। अब कुएं तो बहुत कम दिखलाई दे रहे हैं। अब हमें पुनः उस तरफ बढ़ना पड़ेगा। कुएं हमें फिर बनाने पड़ेंगे। जहाँ कुएं बचे हैं उन्हें सुरक्षित रखना पड़ेगा, उन्हें गहरा करना पड़ेगा ताकि बारिश का पानी हम सुरक्षित रख सकें। नदी नालों में स्पॉट डैम का निर्माण। नदी एवं नालों पर यदि स्पॉट डैम का निर्माण एक निश्चित दूरी के अंतराल पर कर दिया जाए तो इससे भूमि नदियों की जल धारण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तालाबों का निर्माण। पहाड़ी और ऊंची नीची भूमि पर खाली पड़े स्थानों में तालाबों का निर्माण कर भूमि के जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, पुराने पड़े तालाबों की साफ सफाई करके उन्हें नए तरीके से सजाने और संवारने का समय अब आ गया है, जिससे वर्षा के पानी को इकट्ठा कर उसका कृषि में उपयोग किया जा सके। बरसात का जल सहेजने के कई उपाय हैं। हम छोटे छोटे गड्ढे बना लेते हैं, कहीं सोखता गड्ढा बना लेते हैं,
कहीं चेक डैम बनाते हैं, कहीं स्टॉप डैम बनाते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में भी बांध बनाया जा रहा है। हम एक बहुत बड़ा बांध बना रहे हैं जहाँ से जल संग्रह करके हमारी योजना है कि हम बिजली भी थोड़ी पैदा करें। जो नदियों का पानी है उसे चेक डैम के माध्यम से हम रोकते चलें, इधर उधर ना जाए, इसलिए पक्के तटबंध बना लें ताकि पानी कहीं इधर उधर ना जाए, बरसात का पानी उसमें जाए, प्रवाह हो। हमें जल संग्रह के लिए और जल उपयोग के लिए ऐसी फसलें लगानी चाहिए जो पानी का कम प्रयोग करें, अधिक विस्तार पाएं। हमें दलहन और तिलहन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अरहर है, लोबिया है, मूंग है, ऐसी फसलें हमें लगानी चाहिए जिससे कम जल में अधिक उत्पादन होता है। साथ ही हमें सिंचाई के उन साधनों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन सिद्ध हो, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप। तो इसमें स्प्रिंकलर सिंचाई है, ड्रिप सिंचाई है, इस सब के बारे में हमें विचार करना चाहिए। प्रिय किसान भाइयों, देवियों, सज्जनों, अभी मैं जल संरक्षण को लेकर आपसे कुछ बात कर रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बातों पर आप विचार करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर ध्यान रखेंगे और हमारे विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो शिक्षण और प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जल संग्रह के क्षेत्र में, कृषि उत्पादन बढ़ाने के क्षेत्र में अगर आप ध्यान रखेंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा और जो असिंचित क्षेत्र है वहाँ सिंचाई के साधन भी बढ़ेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उससे पूछा है गांव धमला, जिला डूंगरपुर के किसान विपिन यादव ने। आप अजोला उगाने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो विपिन यादव जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। भाइयों राम राम। आज हमारी चर्चा का विषय है पशुपालन में हरे चारे का प्रबंधन। जैसा कि हम जानते हैं कि डेयरी व्यवसाय के लिए हरा चारा प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए अक्सर ये देखा जाता है कि किसान भाइयों के पास पूरे साल भर हरे चारे की उपलब्धता नहीं रहती है। इसकी वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे अजोला, जो एक हरे चारे का बहुत ही अच्छा विकल्प है जिसे सभी किसान भाई पूरे साल भर अपने घर पे उगाकर अपने पशुओं को उपलब्ध करवा सकते हैं। कम लागत में अजोला की खेती। NRDP विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी द्वारा कुछ ऐसी आदर्श तकनीकियों की सिफारिश की गई है जिससे किसान अपने घर के सामने पूरे वर्ष आसानी से अजोला का उत्पादन कर सकते हैं। अजोला एक शैवाल है जो मुख्यतः पानी में उगता है। इसको किसान भाई अपने घर पर किस तरह से उगा सकते हैं? इसके लिए चाहे तो किसान भाई पक्की खेल तैयार कर सकते हैं जिसका जो आकार है वो 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 1 फीट गहराई होना चाहिए। और उसके बाद में इसके ऊपर एक हरे रंग का कपड़ा आता है जिसको ग्रीन नेट कहते हैं, उससे इस पे छाया कर सकते हैं ताकि डायरेक्ट सूरज की किरणें इस पर ना पड़ें, ताकि इसकी अच्छी ग्रोथ हो सके, अच्छी बढ़वार हो सके। इसको उगाने के लिए उस खेल में सर्वप्रथम 25 से 30 किलो खेत की मिट्टी डालनी पड़ती है, 5 से 7 किलो पशुओं का सड़ा हुआ गोबर डालना पड़ता है, 2 से 3 किलो पशुओं का कच्चा गोबर डालना होता है। उसके बाद में उस खेल में पूरी तरह से पानी भर देते हैं और 24 से 48 घंटे के बाद उस खेल में 1 किलो अजोला का बीज डाल देते हैं। उसके बाद में जब आप देखेंगे 15 से 20 दिन के बाद ये अजोला पानी की सतह पर पूरी तरह से फैल जाता है और उसके बाद प्रतिदिन इस आकार के खड्डे से या खेल से किसान भाई 1.5 से 2 किलो अजोला डेली निकाल सकते हैं। और इससे भी अधिक संबंधित दूसरे आयामों जैसे बकरी पालन, भेड़ पालन, सूकर पालन, खरगोश पालन, साथ ही साथ मुर्गी पालन, बतख पालन। अगर 500 ग्राम अजोला पर डे खिलाते हैं तो
तो ये पशुओं के लिए काफ़ी पर्याप्त होता है। अगर ज़्यादा मात्रा में उपलब्धता है इसकी तो 1 से 1.5 किलो प्रति पशु प्रतिदिन इसको दिया जा सकता है। इसमें जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं पशुओं के लिए, जो भी विटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं या अन्य इसमें प्रोटीन्स हैं, वो सारी चीज़ें पशुओं को आसानी से और काफ़ी सस्ते में उपलब्ध हो जाती हैं। इससे किसानों के लिए जो हरे चारे की लागत आती है उत्पादन करने की, वो भी काफ़ी कम होती है और इस तरह से किसान भाई पूरे साल भर इससे अपने पशुओं को हरा चारा उपलब्ध करवा सकते हैं और हरे चारे की कमी की वजह से जो समस्याएं पशुओं में आती हैं उनसे अपने पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।